देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता और मैं हूं आपके साथ रिद्धि। प्रेस वार्ता के जरिए हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, ऐसी खबरें जो अखबार की दुनिया में हेडलाइन बनी हैं और टेलीविजन की दुनिया में बहस का हिस्सा और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रही हैं। उन खबरों से आपका क्या वास्ता है, इन तमाम बड़ी खबरों पर हम चर्चा करेंगे। इन तमाम बड़ी खबरों को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एडिटर सूरज पाठक जी, स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना जी, उत्तर प्रदेश से लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सूरज जी के पास आना चाहूंगी। सूरज जी, आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरें कौन सी हैं? देखिए, मैं सबसे बड़ी खबर जिस पे ये दुनिया में चर्चा हो रही है वो खबर है लेबनान की, जहां पूरे लेबनान और सीरिया के कुछ हिस्सों में मंगलवार को हिजबुल्लाह के सदस्यों द्वारा मैसेज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेजर एक ही समय फट गए और बताया जा रहा है कि कल दोपहर लगभग 3:45 पर पेजर पर बीच बीच की आवाज आई और ये पेजर चेक कर रहे थे और वो अचानक फट गए। इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई है और ईरान के राजदूत मोश्ताबा सहित लगभग 2700 लोग घायल हुए। यहाँ बताया जा रहा है कि मृतकों में 2 हिजबुल्लाह के सदस्य भी हैं। इस आशंका इसमें व्यक्त की जा रही है कि यह साफ नहीं कि पेजर कैसे फटे, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि पेजर में लिथियम बैटरी थी और गर्म होने से उसमें रिएक्शन हुआ और धमाका हुआ। माना जा रहा है कि पेजर के सिग्नल को हाईजेक करके वायरस डाला गया है, जो बैटरी के गर्म होते ही सक्रिय हुआ और धमाका हो गया। पेजर में प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है, इसलिए इसे निशाना बनाना आसान होता है। तो पेजर को निशाना बना के ये एक नई तरह का आतंक कह सकते हैं कि ये आतंकियों की एक नई साजिश है और इसके तहत जैसा कि बताया कि 2700 लोग घायल हुए, 9 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ यदि मैं बात करूं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एक तरह अराजकता का जो माहौल था उसके बीच में एक विवादास्पद खबर जो है कि संवैधानिक संशोधन पर सरकार और विपक्ष आमने सामने हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की शहनवाज शरीफ सरकार के प्रस्तावित संशोधन अधिनियम जो लाने वाले हैं वो संवैधानिक संशोधन को लेकर के, क्योंकि इसमें सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार कि शहबाज सरकार संवैधानिक संशोधन के जरिए न्यायपालिका में लगभग 50 बदलाव करना चाहती है, जिसके तहत उनको एक समानांतर संवैधानिक कोड बनाना चाहती है। विपक्ष का आरोप है कि इन बदलावों का उद्देश्य कथित तौर पर राजनीतिक कार्यपालिका से न्यायपालिका पर अधिक शक्ति प्रदान करना है। तो ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में सरकार और विपक्ष आमने सामने जब आए हैं तो उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर शहबाज एक कोर्ट बनवाना चाहते हैं और उसको उसमें जज चुनने की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ बात करूं कि राष्ट्रीय स्तर पर तो सबसे ज्यादा जो खबर की चर्चा है वो अमित शाह ने जब मीडिया से बात की है तो वो चर्चा इस समय है क्योंकि उन्होंने कई मुद्दों पर बात की है और उन्होंने सबसे पहले जो बात की है तो बात की जनगणना की कि जनगणना जल्द हो जाएगी और दूसरी तरफ जैसे कि उन्होंने कहा है कि एक देश एक चुनाव की घोषणा भी सरकार के इसी कार्यकाल में प्रस्तावित है, क्योंकि ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो मामला है ये पहले से भी रहा है। हालांकि इसको लेकर के सरकार ने पहले कमेटी बनाई थी। कमेटी ने एक आयोग बनाया था जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बना था और उसकी रिपोर्ट सौंप दी गई थी। और अब जैसा कि अमित शाह ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन बहुत जल्द लागू हो रहा है, क्योंकि इसमें ये देखा जा रहा है कि आने वाले समय में जो चुनाव है, चाहे दिल्ली में 2025 में चुनाव है, केरल में 2026 में चुनाव है, 2027 में पंजाब में, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। तो ऐसी स्थिति में जो चीजें देखी जा रही है कि क्योंकि इसमें इसकी जरूरी है कि यदि वन नेशन लागू होता है तो संविधान में संशोधन करना जरूरी हो जाएगा। तो इस बात को लेकर के पूरे देश में चर्चा चल रही है कि ये जैसा कि अमित शाह ने कहा है कि ये इसी कार्यकाल में लागू हो जाएगा और सरकार इसी कार्यकाल में से लागू करना चाहती है। तो आने वाली जो सरकारें रहेंगी जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं
उन राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल कब तक का होगा, इसको लेकर तमाम तरह की सूचनाएं की जा रही हैं। जी बिल्कुल। ठीक है सूरज जी, अब मैं मध्य प्रदेश की ओर आना चाहूंगी। राजेश जी, ऐसी कौन सी खबरें रहीं जो सुर्खियां बनी रहीं? देखिए जी, कभी मध्य प्रदेश सड़क परिवहन विभाग की जो बसें हैं वो दौड़ा करती थी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये बसें न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंचती थी। लेकिन अब ये बसें इतिहास बन चुकी हैं। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने परिवहन निगम को फिर से शुरू करने की बात कही है, और पूछा है इसको लेकर कि क्यों इसको हम शुरू नहीं कर सकते। प्रदेश में सड़क परिवहन निगम को फिर शुरू करने को लेकर हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। इंदौर खंडपीठ में मंगलवार को सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने पूछा, महाराष्ट्र और केरल की तरह मध्य प्रदेश में भी परिवहन निगम को शुरू क्यों नहीं किया जा सकता। कोर्ट के ने प्रमुख सचिव परिवहन विभाग से 6 सप्ताह में इसको लेकर जवाब मांगा है। बीएल जैन की एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि दूरस्थ गांव में बस सेवाएं न होने से निजी वाहनों में से जाना पड़ता है, ओवरलोड हो जाते हैं जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। निजी ऑपरेटर्स लोगों से 6 से 7 गुना जो किराया है वो ज्यादा वसूलते हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि फरवरी 2005 में परिवहन निगम को बंद कर दिया गया। परिसमापन के समय प्रदेश में उसकी संपत्ति 735 करोड़ रुपए थी, जबकि देनदारी 1033 करोड़ के आसपास थी। कर्मचारियों की देनदारियां 183 करोड़ के लगभग थी। निगम बहुत अधिक घाटे में नहीं था, इसके बावजूद उसे बंद कर दिया गया। और इस याचिका में फिर से जो परिवहन विभाग की बसें हैं उनको शुरू करने की जो याचिका है वो लगाई है, और इसी के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पूछा है कि परिवहन निगम को फिर से शुरू क्यों नहीं किया जा सकता। अब देखना है कि जिस तरह से 6 सप्ताह में जवाब मांगा है, किस तरह से सरकार की तरफ से जवाब आता है, और क्या मध्य प्रदेश में फिर एक बार ये कवायद देखने को मिल सकती है कि जो सरकारी बसें जिनको कहा जाता था, जिनको परिवहन विभाग की बसें कहा जाता था, वो एक बार फिर यहाँ चल सकती है। एक खबर चीफ जस्टिस को लेकर है मध्य प्रदेश के। दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस होंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंगलवार को उनके नाम की अनुशंसा की है। इसके पहले 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने पंजाब एवं हरियाणा के जस्टिस जीएस संघवालिया को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की अनुशंसा की थी। उस आदेश को संशोधित करते हुए अब जस्टिस कैत के नाम की सिफारिश की गई है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एमपी दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को यानी कि आज 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगी। बुधवार शाम को वे विशेष विमान से इंदौर पहुंचेंगी। यहाँ उन कारीगरों से रूबरू होंगी जिन्होंने अपने हुनर से नाम कमाया है। अगले दिन गुरुवार को वे उज्जैन पहुंचकर महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगी वहां पर, और अन्य कार्यक्रमों में भी वो शिरकत करेंगी। एक खबर सूचना आयुक्त से जुड़ी हुई है। प्रदेश में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगने वालों की 16,000 से अधिक सेकंड अपीलें सूचना आयोग में लंबित है। पिछले 5 मार्च से इन अपीलों पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। बुधवार से इन अपीलों पर फिर से सुनवाई शुरू होने जा रही है। प्रदेश के नवनियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त विजय यादव व 3 अन्य सूचना आयुक्तों ने मंगलवार को अपना पदभार संभाल लिया है। इससे पहले सुबह राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। और अब आज से इनकी जो वर्किंग है, आज से जो इनका काम है वो फिर शुरू हो जाएगा। ठीक है राजेश जी, अब मैं उत्तर प्रदेश की ओर आना चाहूंगी। ज्ञानेश वर्मा जी, ऐसी कौन सी खबरें रहीं जिससे जनजीवन प्रभावित पड़ सकता है? यदि आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली को लेकर लगातार सवाल उठाया गया। और बता दूं, पहले जो सिद्धार्थ नगर बीजेपी के सहयोगी अपना दल के विधायक विनय थे, वो धरने पर बैठे थे और
देखा जाए तो 9 दिन से लगातार वो धरने पर बैठे हैं। ये पूरा मामला सूरतगढ़ विधायक विनय शर्मा अपने जिले के एसपी को हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे। खास बात ये है कि अपनी सरकार आज 9 दिन बीतने के बाद के धरने को लखनऊ ने गंभीरता से नहीं लिया और जो पोस्टर धरने का बना है उसमें उन्होंने पीएम सीएम अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल और जगदम्बिका पाल की फोटो लगा रखी है। सदल के विधायक का धरना जो है वो उत्तर प्रदेश में चर्चा का। वहीं बता दूं कि एक तो ये विधायक आरोप लगा रहे हैं, दूसरा बीजेपी विधायक भूषण सिंह राजपूत ने भी पुलिस खिलाफ मोर्चा खोली। पिछले दिनों चरखारी में हुई व्यापारी की हत्या मामले में बीजेपी विधायक ने पुलिस पर लीपापोती का आरोप लगाया कि हत्या का वीडियो होने के बाद पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जा रहा है। बता दूं इसी कड़ी में कल जो है कांग्रेस नेता मोना आराधना मिश्रा ने प्रेस वार्ता किया और प्रेस वार्ता को लेकर योगी सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है और अपराधियों से कानून का भय समाप्त हो चुका है। उन्होंने जमकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल जी के खिलाफ अभद्र अबुनियादी टिप्पणी करने वालों पर हो सकती है कार्रवाई। वहीं महिलाओं के साथ बलात्कार और अपराध करने वाले अपराधियों पर बुलडोजर चलाने के बजाय भाजपा द्वारा उनका फूल मालाओं से स्वागत तो कैसे थमेगा प्रदेश में अपराध। इस तरीके की उन्होंने बयानबाजी की और लगातार बता दूं इसी कड़ी में आज जो है वो कांग्रेस के कुछ नेता जो है वो राजधानी लखनऊ में एक धरना प्रदर्शन करेंगे और यूपी की बदहाल कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। ये पूरा कार्यक्रम दोपहर 12 बजे शहीद स्मारक पर प्रदर्शन करेंगे कार्यकर्ता और प्रदर्शन में शामिल होंगे कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जिसमें अविनाश पांडे और अजय राय के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जाएगा। मैं बात करूंगा कि अयोध्या व आजमगढ़ के डीआईएस समेत 4 शिक्षा अधिकारियों के तबादले किए गए। उत्तर प्रदेश शासन ने मंगलवार देर रात अयोध्या व आजमगढ़ के डीआईओएस समेत 4 अधिकारियों के तबादले किए। अयोध्या के डीआईओएस राजेश कुमार आर्या को डायट बाराबंकी में उप प्रचारक बनाया गया है। वहीं डायट उन्नाव के वरिष्ठ प्रवक्ता पवन कुमार तिवारी को प्रभारी डीआईओएस अयोध्या बनाया गया। स्थानांतरित डीआईओएस आजमगढ़ राम सागरपति त्रिपाठी को बेसिक शिक्षा विभाग भेजा गया और डायट सिद्धार्थ नगर के वरिष्ठ प्रवक्ता उपेंद्र कुमार को प्रभारी डीआईओएस आजमगढ़ बनाया गया। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव आलोक कुमार ने सभी संबंधित शिक्षा अधिकारियों को तत्काल कार्यभार संभालने का निर्देश दिया। वहीं मैं अगली खबर की ओर रुख करूंगा कि यूपी एसटीएफ को एक बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ ने हाथी के दांतों की तस्करी करने वाले 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने आदित्य विक्रम और नत्था सिंह करण सिंह को लखनऊ दिल्ली हाईवे जनपद बरेली से गिरफ्तार किया है। 2 हाथी के दांत का वजन 7 किलोग्राम जिसकी बाजारू कीमत लगभग 7 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं मैं रुचि बात करूंगा कि अगली खबर की अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया था कि पुलिस जो कार्य करती है वो जाति को देखकर करती है। उसी को लेकर पूर्व डीजीपी व राज्यसभा सांसद ब्रजपाल ने प्रमुख समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सपा शासन में माफिया व गुंडों को संरक्षण मिलता है। जो जितना बड़ा गुंडा उतना बड़ा सफाई था और सपा सरकार के दौरान प्रदेश की पुलिस ने अपने कई जाबाज व ईमानदार अधिकारियों को खोया, जबकि माफिया गुंडे प्रदेश में खुलेआम अपराध करते थे और योगी सरकार में माफिया गुंडों पर नकेल कसी जा रही। योगी सरकार में माफियाओं को नेस्ता नाबूद किया जा रहा है। प्रेसिडेंट ने कहा कि यूपी में प्रोसिक्यूशन के तहत पिछले 13 महीनों में हजारों अपराधियों को सजा दिलाई थी और 27 अपराधियों को फांसी की सजा मिली थी, जबकि सपा शासन में आतंकियों के मुकदमे वापस किए जाते। इस तरीके के आरोप डीजीपी ब्रजलाल ने लगाए। रिद्धि ठीक है ज्ञानेश जी, मैं छत्तीसगढ़ की ओर आना चाहूंगी। सुनील जी, ऐसी कौन सी खबरें रही जो चर्चा बनी रही? रिद्धि, आज छत्तीसगढ़ के तमाम अखबारों और मीडिया में गणेश विसर्जन का मुद्दा छाया हुआ है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां घर घर गणपति बप्पा विराजते हैं और अब इनके विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है और लगातार 3 दिनों तक विसर्जन चलेगा। 24 घंटे विसर्जन होता है और सड़कों पर जो चल झांकियां निकलती हैं, जुलूस निकलता है, ये एक शक्ति प्रदर्शन जैसे बन चुका है यहाँ पर और बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरते हैं और गणपति बप्पा को विदाई देने के लिए
नदी के तटों तक लोगों की भीड़ होती है। तो ये बड़ा एक राजनीतिक कार्यक्रम भी बन चुका है। अब अचानक इस पर गतिरोध बना हुआ है कि डीजे को लेकर प्रशासन सख्त है और उसने साफ कर दिया है कि डीजे की जो ध्वनि है वो काफी नियंत्रित रहेगी या डीजे नहीं बजाया जाएगा। कई इलाकों में तो कलेक्टर ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए डीजे पर ही प्रतिबंध लगा दिया। तो एक राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस को मिल गया है और बीजेपी के खिलाफ उसने हमला किया है कि राज्य में जब कांग्रेस की सरकार थी तो चाहे बीजेपी के लोग हो या दूसरे राजनीतिक दलों के जो लोग हैं या फिर आम भक्त हैं, उन्हें अपने धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता थी, लेकिन बीजेपी उन पर इस तरह के नियम लाद रही है और एक जो परंपरा अनुसार चल झांकियां निकलती रही है वर्षों से, उस पर गतिरोध बना हुआ है। ठीक है। तो इस पर बीजेपी के रवैये को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। फिलहाल अभी बातचीत चल झांकियां समिति, उत्सव समितियों से प्रशासन लगा हुआ है और बातचीत का दौर जारी है। जल झांकियों के रूट तय कर दिए गए हैं ताकि आम नागरिकों को आवाजाही में कोई दिक्कत न हो। इसी बीच एक खबर आ रही है जांजगीर से, बड़ी नेगेटिव खबर है रिद्धि। पति पत्नी की लड़ाई हुई और पति ने अपना वीडियो बनाया, सोशल मीडिया में पोस्ट किया और सुसाइड कर लिया। अब इस मामले को लेकर वो पुलिस जांच में जुटी है। पति का शव जो है बरामद कर लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अब पति पत्नी के बीच और इस तरह सोशल मीडिया में एक प्रकार से वीडियो डाल के फिर आत्महत्या कर लेना, ये भी एक बड़ी गंभीर घटना के रूप में देखा जा रहा है कि नौजवान पीढ़ी आखिर किस आसानी से अपनी जान दे रही है और सोशल मीडिया पर इसको इंफॉर्मेशन का साधन बनाया जा रहा है, इस तरह की नेगेटिव ऑडियोलॉजी को लेकर। एक अन्य खबर है महादेव ऐप घोटाले को लेकर। इस घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। ईओडब्ल्यू में मामला विवेचना में है। इस बीच मामले की सीबीआई जांच के निर्देश दिए गए थे। इस मामले से जुड़े महत्वपूर्ण गवाह है पुलिस अधिकारी चंद्रभूषण वर्मा, जिन्होंने ईडी को बताया था, इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट को बताया था कि किस तरह आईपीएस अधिकारी और पूर्व मुख्यमंत्री सुनियोजित रूप से महादेव ऐप सट्टा के लिए प्रोटेक्शन मनी वसूलते हैं और इस सट्टे के कारोबार में शामिल है। शख्स को फिलहाल पिछले 1.5 साल से ये शख्स जेल में है और अब इसके 19 तारीख को इसकी जमानत अर्जी लगी हुई है। ये महत्वपूर्ण आरोपी है और एक गवाह के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि इसे अभी सरकार ने गवाह नहीं बनाया है और हो सकता है कि आने वाले दिनों गवाह भी बन जाए, पुख्ता गवाह बनेगा ईडी के खिलाफ में। फिलहाल इनकी जमानत को लेकर एक अपडेट आया है। 10 लोगों की पेश किया गया था कल कोर्ट में और 5 नवंबर को मामले की सुनवाई होगी। इसमें चंद्रभूषण वर्मा की जमानत, जेल या बेल का मामला काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण खबर और है रिद्धि, अब बीजेपी सरकार बन चुकी है और रेवड़ियां बंटने का दौर भी शुरू हो गया है। माना जा रहा है देर शाम तक निगम मंडलों की पहली सूची आ सकती है। कयास तो यही लगाया जा रहा है। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया में और पार्टी के दफ्तर में, राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि बीजेपी अब निगम मंडलों और दूसरे संवैधानिक संस्थाओं में अपने प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने जा रही है। लिहाजा इस पूरे प्रकरण को देखते हुए बीजेपी में भी हलचल तेज, क्योंकि अब निगम मंडलों को राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा कार्यकर्ताओं को, तो नए पद, नए दौर के लिए वो अपने आप को तैयार महसूस कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है सुनील जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। प्रेस वार्ता के जरिए आपने देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानी। ऐसी जानकारी आपके साथ साझा की गई जो आपके लिए और आपके हित के लिए जानना बेहद जरूरी था। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। जुड़े रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।